जय हिंद एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ चुके थे और उसके बेटा बिंदुसार के बारे में भी कंप्लीट पढ़ चुके थे। आज उसके बेटा यानी बिंदुसार के बेटा के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है अशोक। बिंदुसार का तो 3 बेटा थे लेकिन महान अशोक कहलाया और अगला जो उत्तराधिकारी बना आपका अशोक बना। तो अब आपको क्या किसके बारे में पढ़ना है? अशोक के बारे में। तो सम्राट अशोक जिन्होंने मगध की गद्दी पर बैठा 269, कब तक बैठा भाई? तो 232 BC तक। इनका जन्म हुआ था 304 BC में। 304 BC में कहाँ पे हुआ था भाई? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। किसका जन्म? तो सम्राट अशोक का जन्म। इन्होंने पदभर कब से कब तक चलाया? तो 269 BC से 232 BC तक। इनके पिता का नाम क्या था? अभी बताएं। इनके पिता का नाम था बिंदुसार। या माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था शुभद्रंगी। जिसे धर्मा के नाम से जाना जाता था। मतलब शुभद्रंगी को क्या कहा जाता था? धर्मा बोला जाता था। किनकी माता थी भाई? तो सम्राट अशोक की माता जी थी। उसके बाद बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुएं में डाल दिया था। कहाँ पे लिखा है? तो बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया है। अब ये बात सही है या गलत है उनको नहीं पता, लेकिन बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया है कि अशोक राजा बनने के लिए अपने 99 यानी 99 भाइयों को मारकर एक कुएं में डाल दिया था। इसकी जानकारी अभी भी मिलती है। यह कुआं कहाँ पे भाई? तो यह कुआं आज भी है कहाँ पे? तो पटना के अभय गमन नामक स्थान पर। कहाँ पे है? पटना के अभय गमन नामक स्थान पर। अभय गमन नामक स्थान पर है। किस घटना के बारे में जानकारी? तो अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करके कुएं में डाल दिया और ये कुआं आज भी है पटना में। किस स्थान पे है? तो पटना के अभय गमन में है। चलो आगे देखते हैं। 269 BC में ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया। अशोक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? तो 269 में। क्यों? क्योंकि इसके बाप की मृत्यु यानी बिंदुसार की मृत्यु हुई थी 269 BC में। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 269 में इन्होंने राज्याभिषेक करवाया। अब जाएगा मामला पीछे जाएगा ना, तो माइनस कर देंगे 8 यानी 261 में अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। और कलिंग की राजधानी तोसोली हुआ करती थी। कलिंग की राजधानी उस समय क्या हुआ करती थी? तो तोसोली। उस पर अधिकार कर लिया। किसने? तो अशोक ने। किस पर आक्रमण किया था? कलिंग पर। कब आक्रमण किया था? तो 261 BC में। अपने राज्याभिषेक के कितने साल बाद? तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद ही कलिंग पर आक्रमण कर दिया था और वहाँ की राजधानी को जीतकर अपने अधिकार में कर दिया था। वहाँ की राजधानी का उस समय क्या नाम था? तो तोसली नाम था। कलिंग आक्रमण की जानकारी हम लोग को मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से। कहाँ से मिलती है भाई? हाथी गुफा अभिलेख से। चलो, इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा कौन था? तो नंदराज था। हाथी गुफा अभिलेख में लिखा गया है कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करा तो कलिंग का राजा नंदराज हुआ करता था। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। बहुत सारा छोटे बच्चों की, बड़ी माताओं बहनों की हत्या हुई थी, जिसको अशोक जो देखा उसके हृदय एकदम परिवर्तन हो गया। उन्होंने क्या किया? तो युद्ध की नीति को त्याग दिया। पहले बहुत सारे विख्यात राजा थे, अशोक बहुत विख्यात राजा थे। अब क्या किया इन्होंने? युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म की नीति को अपना लिया। युद्ध की नीति को सदैव के लिए त्याग दिया और भैरी घोष के स्थान पर, भैरी घोष का मतलब होता है युद्ध के स्थान पर या फिर भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना कर दी। इन्होंने कहा कि आज से हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, अपना हथियार सब रख दिया सामने। ऐसा माना जाता है कि अशोक जो है हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अशोक जो कलिंग पर आक्रमण किया किसके लिए किया था? तो हाथी को पाने के लिए किया था। कलिंग में बहुत सारा हाथी अभी भी है। असम तरफ
उड़ीसा तरफ बहुत सारा हाथी है अभी भी। चलो, कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन सा धर्म अपना लिया भाई? बौद्ध धर्म को अपना लिया। जबकि इसका बाप क्या मानता था? कौन से धर्म को मानता था? इसका बाप था बिंदुसार, और बिंदुसार मानता था आजीवक संप्रदाय को। और जबकि बिंदुसार का बाप था चंद्रगुप्त मौर्य, जो मानता था जैन धर्म को। और जैन धर्म के क्या बोलते हैं, भद्रबाहु थे, और भद्रबाहु के साथ ही कहाँ से लिया था? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। इसको पढ़ा चुके हैं। तो कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रेरणा इसको इसके भ्राता यानी भतीजा से मिला था। भतीजा का नाम था निग्रोध। क्या नाम था? निग्रोध नाम था। और इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा कौन दिया भाई? तो शिक्षा दिया उपासक नामक एक व्यक्ति था, उसने। तो वही चीज़ लिखा है कि इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा निग्रोध से मिली थी, भ्राता निग्रोध से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपासक ने दी। अशोक जो है शुरुआत में ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन जब कलिंग युद्ध हुआ तो कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय अचानक से परिवर्तन हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। परंतु बाद में क्या हुआ ना, बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक पहले कौन सा धर्म को मानते थे भाई? तो हिंदू धर्म को यानी ब्राह्मण धर्म को मानते थे। पढ़ा चुके हैं, ब्राह्मण धर्म का सीधा संबंध हिंदू धर्म से हो जाता है। अशोक बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। अशोक का जो बौद्ध धर्म था अपने लिए सिर्फ था कि हम मानेंगे बौद्ध धर्म को, बाकी जिसको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानना। अशोक ये कतई लागू नहीं किए कि हम मान रहे हैं बौद्ध धर्म तो हमारे पूरे साम्राज्य के लोग को भी मानना पड़ेगा बौद्ध धर्म, ये इन्होंने कभी नहीं करा। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, यही इनकी अच्छाई थी। किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे। बिल्कुल सही बात है, जब हम किसी धर्म को मानते हैं तो उसको संरक्षण देना चाहिए। अशोक देते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा, बेटी का नाम क्या था? संघमित्रा, बेटा का नाम महेंद्र, इन दोनों को श्रीलंका भेज दिया था। श्रीलंका कहाँ है? तो ये है भारत का लास्ट पॉइंट और यहाँ पे है श्रीलंका, यहाँ पे भेज दिया था। अब देखते हैं कि अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक यानी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसको किसको कहाँ पे भेजा था, इसको देखो। तो बेटा महेंद्र को, बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा। उसके बाद एक इनके ही दरबार में रहते थे महाधर्म रक्षित। वैसे तो बहुत सारे लोग रहते थे, तो ये नाम था महाधर्म रक्षित। इनको भेजा था महाराष्ट्र बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उसके बाद सोना तथा उत्तर को भेजा था स्वर्ण भूमि। कहाँ भेजा था भाई? स्वर्ण भूमि। उसके बाद महारक्षित को भेजा था ईवन देश। महादेव को भेजा था मैसूर, कर्नाटक का मैसूर। उसके बाद मज्जियम को भेजा था हिमालयी वाला क्षेत्र, और मज्जा निंतक को भेजा था कश्मीर और गंधार, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यानी बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए। चलो आगे देखते हैं कि अशोक और बौद्ध धर्म की धम्म यात्रा और उनका क्या क्या योगदान रहा। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ही धम्म यात्रा जो है प्रारंभ कर दिया। उसी यात्रा के क्रम में इन प्रमुख स्थानों की इन्होंने यात्रा की। कौन कौन सा जगह गए? तो बोध गया गए थे, फिर कुशीनगर गए, फिर लुम्बिनी गए, फिर आपका कपिल वस्तु गए, फिर शशांक गए, और लास्ट में आपका श्रावस्ती गए थे। कहाँ गए थे भाई? तो बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी नगर, कपिल वस्तु, शशांक और श्रावस्ती। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया गया। कहा गया था? बोध गया की यात्रा की। उसके बाद 20वें वर्ष लुम्बिनी गया, लुम्बिनी ग्राम गया, उसे कर मुक्त कर दिया। उसको क्या किया ना, लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया, यानी बहुत सारा कर लगता था लुम्बिनी, इसको वहाँ से फ्री कर दिया। इन्होंने कर को 1/8 भाग में विभाजित कर दिया, यानी अगर यदि 8 डिसमिल जगह पर खेती हो रहा है तो मात्र 1 डिसमिल वाला ही कर देना पड़ेगा, बाकी 7 वाला नहीं देना पड़ेगा। इस तरह व्यवस्था कर दिया। कहाँ पे? तो लुम्बिनी में। अशोक के काल में तीसरी बार जो है बौद्ध समिति हुई। पहली बौद्ध समिति पढ़ा चुके हैं,
पहली बौद्ध समिति कहाँ हुई थी भाई? पहली बौद्ध समिति हुई कब थी? तो हुई थी, बताए थे कि 483, 383, 255 पहली सदी। 483, 383, 255 पहली सदी। और तीसरी बौद्ध समिति हुई थी 255 में। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष जो था कौन था? तो मोगलीपुत्तिस गोसाल। मोगलीपुत्तिस गोसाल कौन थे भाई? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुत्तिस गोसाल। वही मोगलीपुत्तिस गोसाल है जो 255 BC में बौद्ध संहिता के अध्यक्ष हुए। श्रीलंका के राजा था सिंघली संप्रदाय का। सिंघली साम्राज्य को छोड़कर सिंघली संप्रदाय को छोड़कर इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अर्थात इसका मतलब है क्या है भाई? कि वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। अशोक के समय बहुत सारी मुद्राएं चली, जिसमें सबसे प्रचलित थी स्वर्ण, सोने की, चांदी को कहा गया कांसा पर्ण, और तांबे की, इसको कहा गया कपनिक। चलो, अशोक के आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बारावर की पहाड़ी में 4 गुफा दान में दे दिया था। अशोक ने क्या किया? तो आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में एक जगह है जिसका नाम है बारावर की पहाड़ी, वहाँ पे 4 गुफा बनाया और आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दे दिया। आजीवक संप्रदाय के लोगों को इसलिए दान में दिया क्योंकि इसका बाप जो है बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। अच्छा, गुफा का क्या नाम था भाई? तो सुदामा, दूसरा था कर्ण, तीसरा था चोपड़ा और चौथा था आपका विश्व झोपड़ी। आजीवक के लिए नागार्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था और इसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुणाल था या फिर कुणाल बना। आगे देखते हैं कि अशोक की पत्नी और उनका क्या क्या प्रभाव रहा। तो अशोक की 5 पत्नियां थी। अशोक की कितनी पत्नी थी भाई? 5 पत्नी थी, जिनका नाम था असंधि देवी। दूसरी थी कारुवाकी। दूसरी कौन थी? कारुवाकी से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तीसरी थी पद्मावती। चौथी थी नित्या रक्षक, जिसमें अशोक जो है सर्वाधिक किससे प्रभावित था? तो कारुवाकी से प्रभावित था। किससे प्रभावित था भाई? कारुवाकी से प्रभावित था। कारुवाकी के कहने पर ही अशोक ने युद्ध को त्याग दिया था और युद्ध के बाद धर्म की नीति को अपना लिया था। कलहन की पुस्तक है वो, जिनका नाम है राजतरंगिणी। क्वेश्चन आएगा कि राजतरंगिणी किसका पुस्तक है? तो कलहन का पुस्तक है। और उससे पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। अशोक का अधिकार कहाँ पे था? कश्मीर पर भी था। अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के तट पर एक नगर का स्थापना किया, जिसका नाम रखा श्रीनगर। तो क्वेश्चन आएगा कि श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अशोक द्वारा किया गया। नेपाल में इन्होंने देवपत्तनम नामक नगर बसाया था। नेपाल में कौन सा नगर बसाया था? तो ललितपत्तनम और देवपत्तनम नामक नगर बसाया था। अब देखते हैं अशोक के अभिलेख। तो अशोक जो है पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि हम जो कार्य किए हैं उसको मेरे आने वाला पीढ़ी कैसे माने, कैसे जाने। इसके लिए उन्होंने अभिलेख बनवाना स्टार्ट किया। इसको अभिलेख बनाने की प्रेरणा जो है ईरान का शासक था, जिनका नाम था डेरियस प्रथम, या फिर इसी को कहा गया है दाइबाहु या फिर दारा, इसी से मिली थी। अब देखते हैं अशोक की अभिलेखों की भाषा और लिपियाँ। अशोक जो अभिलेख लिखा है किस भाषा में लिखा गया है और किस लिपि में लिखा गया है? तो अशोक के अभिलेखों की भाषा प्रकृति थी। अशोक की अभिलेखों की भाषा कैसी थी भाई? तो प्रकृति थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया है। कितनी लिपियों में लिखा गया है? तो 4 लिपियों में लिखा गया है। पहला है आपका ब्राह्मणी लिपि, दूसरा है ख्रस्टी लिपि, तीसरा है अरमाइक लिपि और चौथा है यूनानी लिपि। अब देखते हैं कहाँ पे मिला है। ब्राह्मणी लिपि की अगर बात करें तो यह संपूर्ण भारत में देखने को मिलता है और ये जो लिपि लिखा गया है
दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, ब्राह्मणी लिपि। उसके बाद खरष्टी लिपि, ये आपको पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में मिला है। पाकिस्तान के, मान के चलो ये पाकिस्तान है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ये वाला, और पश्चिम क्या होगा, ये वाला, तो यानी इस वाला, पाकिस्तान के इस वाले एरिया में मिला है आपका। इसमें जो है दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। खरोष्टी लिपि में जो है दाएं से बाएं, यानी मान के चलो कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसका दायां ये वाला है और इसका बायां ये वाला। देखो हम यहाँ पे खड़ा हो गए, तो मेरा दायां क्या है, ये वाला, बायां ये वाला है। तो मान लो यहाँ पे खड़ा है कोई व्यक्ति, इसका दायां ये वाला, बायां ये वाला। तो खरोष्टी लिपि जो लिखा जाता था इसे, तो दाएं से बाएं की ओर, यानी दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। जबकि ब्राह्मणी लिपि जो है बाएं से दाएं, यानी इधर से इधर लिखा जाता था। समझ में? चलो आगे देखते हैं। अरमाइक लिपि की बात करें तो ये अफगानिस्तान में मिला है। अब अरमाइक लिपि कहाँ पे मिला है भाई, तो अफगानिस्तान में। उसी तरह यूनानी लिपि आपका अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा में, एकदम सबसे लास्ट वाले क्षेत्र में मिला है। अब देखते हैं अशोक के शिलालेख और स्तूप लेख का निर्माण। अशोक के शिलालेख और स्तूप लेख के निर्माण। तो अशोक के शिलालेख को पहली बार जो है टी फैंतलर नामक विद्वान द्वारा 1750 ईस्वी में खोजा गया था। कब खोजा गया था भाई, ये खोजा था, बस इसको समझने की क्षमता नहीं थी। इन्होंने बस खोजा था कि एक टीला टाइप का कुछ मिला है, जिनको हम नाम रखे हैं शिलालेख। कौन खोजा था भाई, तो फैंतलर ने। कब खोजा था, तो 1750 में। अशोक के अभिलेख को पढ़ने और समझने की पहली बार सफलता मिली है 1837 में, लगभग 100 साल बाद। लगभग 100 साल बाद, 100 साल नहीं मानो तो 87 साल हो जाएगा ना। इधर 50 जोड़ो और उधर 37, यानी 87 साल बाद। 87 साल बाद किसको मिली है, तो जेम्स प्रिंसअप नामक विद्वान को मिली है। किसको मिली है भाई, तो जेम्स प्रिंसअप नामक विद्वान को मिली है। अशोक ने अपने अधिकांश अभिलेख अशोक जो है उन्होंने अपने अभिलेख में अपना नाम खुद अशोक नाम बताकर देव नाम प्रियदर्शी रखा है। इसका मतलब होता है कि देवताओं का प्रिय। तो अशोक ने अधिकांश अभिलेख को अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी, यानी देवताओं का प्रिय रखा है। मध्य प्रदेश के गुजरी अभिलेख की बात करें, कर्नाटक के मस्की अभिलेख की बात करें, नेत्तर की और उदयगोला अभिलेख की, तो उसमें अशोक ने स्पष्ट नाम अशोक लिख दिया है। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से अभिलेख में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक मिलता है। तो मध्य प्रदेश में है वो गुजरी अभिलेख, मध्य प्रदेश में क्या है गुजरी अभिलेख। कर्नाटक में है 3 गो, मस्की, नेत्तर और उदयगोला, और ये चारों से मिलता है आपका अशोक नाम। चलो एक भब्रू अभिलेख करके है, तो भब्रू अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट का नाम प्रयोग हुआ है। यानी भब्रू अभिलेख में लिखा गया है कि मगध का कोई सम्राट है, उन्होंने ही इस अभिलेख को बनाया है, भब्रू अभिलेख को। गुजरात के राजस्थान के भब्रू में है। असम से कोई भी अभिलेख की साक्ष्य नहीं मिला है। इसका मतलब है कि अशोक का साम्राज्य जो है असम तक नहीं जाता था। वही चीज़ लिखा है, असम से अशोक का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, यानी अभिलेख का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे यह पता चलता है कि यह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से बाहर था। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। लगभग कितने, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अब देखते हैं अशोक के शिलालेखों को मतलब 3 भागों में बांटा गया था। अशोक के शिलालेखों को कितने भागों में बांटा गया था भाई, तो 3 भागों में बांटा गया था। पहला था आपका शिलालेख, दूसरा था स्तंभ के समान रहता था, एक पत्थर पे लिखा जाता था शिलालेख, स्तंभ के समान रहता था तो स्तंभलेख, और गुफा में लिखा जाता था तो गुफालेख। अब शिलालेख क्या था भाई, यह बृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में विभाजित था। अब शिलालेख में 2 तरह का, एक बृहद वाला और एक लघु वाला। उसी तरह स्तंभलेख में भी 2 गो, एक बृहद स्तंभलेख और दूसरा है लघु स्तंभलेख में विभाजित किया गया था। और गुफालेख मतलब गुफाओं में मिलेगा तो गुफालेख। चलो पहले देखते हैं अशोक के चतुर्दश अभिलेख, यानी ये सब बड़ा वाला है। तो प्रथम शिलालेख की बात करें तो इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है। अहिंसा पर बल दिया गया है। अशोक ने कहा है कि किसी भी जीव की, किसी भी मानव की हत्या नहीं करनी है। इसमें कहा गया है, तो प्रथम शिलालेख में कहा गया है। इन्होंने प्रथम शिलालेख में पशु बलि पर रोक लगा दिया है। इन्होंने कहा
प्रथम शिलालेख में ही इन्होंने कहा कि मनुष्य मेरे बच्चे के समान है। सब मनुष्य कैसे हैं? तो मेरे बच्चे के समान है। द्वितीय शिलालेख की अगर बात करें तो इसमें पशु चिकित्सा की बात कहा है, यानी पशु बलि तो पहला में नहीं करना है, दूसरा में पशु का चिकित्सा करना है। अगर पशु का कोई रोग हो जाता है, कोई बीमारी हो जाता है, कोई लंगड़ा लूढ़ा होता है तो उसको क्या करना है? चिकित्सा में भेजना है। साथ ही साथ दक्षिण भारत का राज्य चेर, पांड और श्रीलंका और केरल पुत्र और सत्यपुत्र की चर्चा की है, किंतु चोल वंश के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि चोल वंश नामक साम्राज्य था, इसके बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो क्वेश्चन आएगा कि द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारत के कौन कौन से राज्य का पता चलता है, बारे में पता चलता है? तो चेर, पांड, श्रीलंका, केरलपुत्र और सत्यपुत्र। चलो इसके बाद बात करते हैं तृतीय शिलालेख की। इसमें अशोक ने 3 अधिकारी को नियुक्त किया है। कहा है हम अपने तृतीय शिलालेख के माध्यम से सब जनता को सूचना देना चाहते हैं कि मैंने 3 अधिकारियों को नियुक्त किया है जो हर 5 साल में क्या करेंगे? तो राज्य का प्रबंधन करेंगे और जो भी असुविधा है उसको दूर करेगा। तो 3 अधिकारी कौन कौन था? तो रज्जुक था, युक्तक था और प्रदेशक था। कौन था? रज्जुक था, युक्तक था और प्रदेशक था। इसकी चर्चा किया है तृतीय शिलालेख में, जो धर्म के प्रचार के लिए हैं। अशोक ने इस शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि वह हर 5वें वर्ष दौरा पर जाएं। इसमें धर्म संबंधित कुछ नियम भी निर्दिष्ट बनाया था। चलो आगे देखते हैं चतुर्थ शिलालेख। इसमें भैरी घोष यानी युद्ध के स्थान पर धम्म घोष यानी बौद्ध धर्म के बारे में बताया है, बौद्ध धर्म का चर्चा किया है। उसके बाद आता है पंचम शिलालेख। क्या आता है भाई? पंचम शिलालेख। तो पंचम शिलालेख में इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की है, जो क्या करेगा? धार्मिक जीवन की देख रेख करेगा। इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख क्या है? क्वेश्चन आएगा कि सम्राट अशोक ने किस अभिलेख सम्राट अशोक के किस अभिलेख से पता चलता है कि उन्होंने समाज तथा वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा है? तो किसमें? 5वें शिलालेख से पता चलता है। फिर आता है षष्ठ शिलालेख यानी 6वां शिलालेख। इसमें अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जहाँ चाहे मुझसे मिल सकते हैं। हमें आत्मनियंत्रण संबंधित शिक्षा भी दी गई थी। इसमें जो है आत्मनियंत्रण संबंधित शिक्षा भी दी गई थी। किसमें? तो 6वां शिलालेख में। आता है 7वां शिलालेख। 7वां शिलालेख में अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है कि सब धर्म समान है। भाई जिसको जो धर्म मानना है कोई दिक्कत नहीं है, समन्वय बना के रखना है। इसमें कहा है तो 7 में कहा है। यह सबसे बड़ा शिलालेख। अब इसमें बहुत सारा ज्ञान दिया जिसके कारण ये क्या हुआ? तो सबसे बड़ा शिलालेख हो गया, जिसमें तीर्थ यात्रा की भी चर्चा की है। किसमें की है तीर्थ यात्रा के बारे में चर्चा? अशोक के 7वें शिलालेख में। फिर आता है 8वां शिलालेख। इसमें अशोक के धर्म यात्रा की चर्चा है कि अशोक ने कहा कि हम अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से ही प्रारंभ कर दिए थे धर्म के रास्ते पर चलना। अभिषेक ने बताया राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में हम गया। कौन बताया? अशोक ने। फिर बोला कि हम 20वें वर्ष में गए थे लुम्बिनी। 9वां शिलालेख की अगर बात करें तो इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का भी उल्लेख किया है। कौन से शिलालेख है? तो 9वें शिलालेख में। 10वां शिलालेख आता है। इसमें धर्म के महत्व के बारे में चर्चा किया है, यानी धर्म के महत्व को बताया है। इसमें सम्राट ने आदेश जारी किया कि राजा तथा उच्च राज्य अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित के बारे में सोचे। अगर यदि कोई निर्णय लेना है तो प्रजा का परमिशन पहले ले, एक गुट बनाओ, पहले प्रजा से भी डिस्कस करो क्या सही होगा क्या गलत होगा, ये नहीं कि मनमर्जी काहे करना है। किसमें बताया है? तो 10वां शिलालेख में। फिर आता है 11वां शिलालेख। अशोक ने कहा है अपनी 11वें शिलालेख में कि मेरे अधिकारी जो भी हैं जो भी बनेंगे वो ब्राह्मणों को ना सताएं। फिर आता है 12वां शिलालेख। इसमें स्त्री महामात्र की चर्चा की है। इसमें कहा स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए हम बना रहे हैं या फिर हम
इस अभिलेख को लिख रहे हैं। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की है। हर प्रकार के विचार के सम्मान की बात कही गई है। उसके बाद आता है 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया है कि हमने कलिंग युद्ध किया, वहाँ पे हमने बहुत सारा नरसंहार किया, तब हमको मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, मेरा हृदय एकदम पूरा परिवर्तन हो गया और हम युद्ध की नीति को छोड़कर धर्म के रास्ते पर आ गए। 13वां अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है तथा साथ ही सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात वर्णित है। साथ ही पड़ोसी राजाओं के संबंध का भी उल्लेख है। उसके बाद है आपका लास्ट और 14वां शिलालेख। अशोक ने कहा है, इसमें कहा है कि अशोक ने कि मैंने अब तक लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनका उल्लेख करना पॉसिबल नहीं है। हमने ऑर्डर दिया था शिलालेख या फिर कोई स्तंभलेख बनाने के लिए, अब नहीं आप लोग को मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है। जिसको लिखने के लिए दिए थे उसकी गलती है या फिर जो लिखा है उसकी गलती है, वही चीज़ है। 14वां शिलालेख, अशोक ने कहा कि मैं अब तक लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए हैं, इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं हूँ। अगला आता है आपका शिलालेख। अब देखते हैं कि शिलालेख कहाँ कहाँ से मिला है, कौन सा स्थान में मिला है, कौन सा लिपि में मिला है, इसको तो पढ़ चुके हैं लेकिन एक जगह पर मिलेगा। देखो शिलालेख है इधर, फिर है लिपि बीच में और लास्ट में है आपका स्थान। तो शहबाजगढ़ी अभिलेख या फिर शिलालेख, शहबाजगढ़ी शिलालेख कहाँ पे है भाई, तो खरोष्टी लिपि में। कहाँ पे है, पेशेवर है कहाँ पे, तो पाकिस्तान में है। पेशेवर कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। फिर आता है दूसरा, आता है मनसेहरा अभिलेख। क्या आता है भाई, मनसेहरा अभिलेख कौन सी भाषा में है, खरोष्टी में है, हजरा जिला पाकिस्तान में है। फिर आता है सासाराम ब्राह्मणी शिलालेख, रोहतास जिला बिहार भारत में। धौली अभिलेख या फिर शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में है, पूरी उड़ीसा में। एरागुड़ी ब्राह्मणी लिपि में है। मैसूर या फिर चिकलगुड़ भी भारत में है। फिर आता है पल्लकगुड़, ये भी ब्राह्मणी लिपि में है, कर्नाटक यानी अभी मठ में है। फिर है बेराट, यानी बेराट से मिलता है आपका भब्रू, बेराट का ही नाम है भब्रू अभिलेख, और यहाँ पे ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। जयपुर से मिला है यानी राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। फिर आता है आपका कलसी अभिलेख, आपका ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, देहरादून में है, उत्तराखंड। ये वाला इस बार 2025 में पूछा गया था कि कल्पी अभिलेख जो है कहाँ पर है, तो उत्तराखंड देहरादून में है। और पूछा गया था आपका धौली के बारे में भी, अभी बताएंगे। चलो आगे देखो, गिरनार ब्राह्मणी लिपि में है, जूनागढ़ के पास काठियावाड़ यानी गुजरात। फिर है धौली ब्राह्मणी लिपि में है, पूरी उड़ीसा में। सोपरा ब्राह्मणी लिपि में है, थाने के पास महाराष्ट्र में, जो है ना थाल घाट भोर घाट वहीं पे है। चलो उसके बाद है जूनागढ़ अभिलेख, ब्राह्मणी लिपि में है, गाजम जिला उड़ीसा में है। रूपनाथ अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। एयरगुड़ी अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है, कुरनाल यानी आंध्र प्रदेश में है। इसमें पूछा गया था आपका एयरगुड़ी के बारे में, जो आंध्र प्रदेश में था। 40 नंबर पूछा गया था। और कौन सा, एगो कलसी वाला पूछा गया था, देहरादून में है, उत्तराखंड में। और कौन सा पूछा गया था, तो हाँ धौली के बारे में भी शायद था। और एक कौन सा था, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 3 इस तरह का था और बोला था कि मिलान करने के लिए कौन सा अभिलेख कहाँ पे है। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं अशोक के स्तंभलेख या फिर लघु अभिलेख। अशोक के स्तंभलेख या फिर लघु अभिलेख। भब्रू अभिलेख की भी बात की, कहाँ पे है भाई, तो राजस्थान के भब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मौर्य का सम्राट बताया है। अशोक ने मौर्य का सम्राट किस में बताया है, अशोक कहते हैं कि मैं मौर्य शासक सम्राट अशोक हूँ। इसमें कहा गया है भब्रू अभिलेख में। भब्रू अभिलेख
में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में बताया है, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसमें बताया है तो भब्रू अभिलेख में बताया है अशोक ने। अशोक के 7वें स्तंभलेख यानी लघु स्तंभलेख के बारे में आप देखते हैं। पहला है रूमनदेही अभिलेख। पहला क्या है भाई? रूमनदेही अभिलेख। यह अफगानिस्तान के कंधार से मिलता है। कहाँ से मिलता है भाई? अफगानिस्तान के कंधार से मिलता है। यह अरमाइक लिपि में लिखा गया है। यह सबसे छोटा अभिलेख है। कौन सा? तो रूमनदेही अभिलेख। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा ना करके आर्थिक क्रियाकलापों की चर्चा की है, यानी इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है, इसमें खर्च के बारे में बताया इसमें। तो रूमनदेही अभिलेख। दूसरा आता है आपका कौशाम्बी अभिलेख। ये आपका यूपी में है। अशोक ने अपनी पत्नी कारुवाकी द्वारा दिए गए दान, बहुत सारा का उसकी पत्नी जो थी, फेवरेट पत्नी कारुवाकी, तो उन्होंने जो दान दिया था इसमें कौशाम्बी अभिलेख में चर्चा कर दिया है कि मेरी पत्नी इतना और इतना दान करती थी। चलो, अतः इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो रानी का अभिलेख किसको कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को। और कौशाम्बी अभिलेख है कहाँ पे? यूपी में है। अकबर ने क्या किया? इसको इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया। तो क्वेश्चन आएगा कि अकबर द्वारा अशोक के कौन से शिलालेख को इलाहाबाद स्थापित कर दिया गया था? तो कौशाम्बी अभिलेख को। कहाँ था? तो कौशाम्बी था। और कौशाम्बी अभिलेख को ही कहा जाता है रानी का अभिलेख। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें उसकी रानी यानी कारुवाकी द्वारा दिए गए दानों का चर्चा किया गया है। फिर आता है आपका टोपरा अभिलेख। ये कहाँ पे है भाई? तो हरियाणा में है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। उसके बाद आता है मेरठ अभिलेख। मेरठ अभिलेख की अगर बात करें तो पहले यह मेरठ में था और फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक FST, ये आया FST और इसने दिल्ली के तुगलकाबाद स्थानांतरित कर दिया। तो क्वेश्चन आएगा कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के दो शिलालेखों को या फिर क्वेश्चन आएगा कि किसके द्वारा अशोक के दो शिलालेखों को तुगलकाबाद स्थानांतरित किया गया? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। फिर है रामपुरवा अभिलेख, बिहार के चंपारण में है। इसकी खोज 1872 में किया गया था। कौन किया था? तो कार्यायल ने किया था। फिर है लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख, बिहार के चंपारण में है। और लोरिया अरिराज अभिलेख बिहार के चंपारण में है। तो क्वेश्चन आएगा कि अशोक के तीन शिलालेख, छोटे शिलालेख जो बिहार के चंपारण में है, कौन कौन सा? तो रामपुरवा, लोरिया और अरिराज अभिलेख। अगला आता है आपका सारेकुना अभिलेख। इससे क्वेश्चन पूछा गया है सारेकुना अभिलेख से। यह अफगानिस्तान के कंधार से मिला है। कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान के कंधार से मिला है, जो 2 भाषा में लिखा गया है। यही एक ऐसा अभिलेख है जिसमें 2 भाषा। तो क्वेश्चन आएगा कि 2 भाषीय अभिलेख कौन सा है? सारेकुना अभिलेख ग्रीक भाषा में लिखा गया है और अरमाइक भाषा में लिखा गया है। फिर आता है कलिंग अभिलेख। तो कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव मेरी संतान यानी पुत्र हैं। मैं एक धर्म की भांति उनके सांसारिक तथा परलौकिक जीवन की कामना करता हूँ। अशोक ने कहा कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को किसी के गोद में देकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी सभी को रज्जुक के हाथ में सौंप कर मैं भी निश्चित हो रहा हूँ और उसकी देख रेख जो है अब रज्जुक नामक युक्त करेगा। चलो, किसमें लिखा है? तो कलिंग अभिलेख में। कलिंग नरसंहार के बाद ही ये सब काम हुआ। रज्जुक अच्छे व्यक्ति को क्या करेगा? न पुरस्कार देगा, पुरस्कृत कर सकता है और गलत व्यक्ति को दंडित कर सकता है। अशोक के गुहा लेखों की संख्या 3 थी, जो बिहार के गया के निकट बराबर की पहाड़ी में मिला है। बराबर की पहाड़ी की गुफा में क्या है? न मिला है। यहाँ से 3 गुफाएं मिलती है। इसमें स्थित गुहालेख में आजीवक को दिए गए जो झोपड़ी थी उसका उल्लेख मिलता है।
अशोक को अभिलेख लिखने के लिए पत्थर जो है उत्तर प्रदेश से मिला था और उत्तर प्रदेश के चुनार नामक स्थान से मिला था। कहाँ से मिला था? तो उत्तर प्रदेश के चुनार नामक स्थान से मिला था। अब देखते हैं अशोक द्वारा धम्म यात्रा किया गया था उसके बारे में। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून बनाया या फिर संहिता बनाई उसी को कहा गया है धम्म। क्या कहा गया है? धम्म। अशोक का धम्म स्व नियंत्रण पर आधारित था, यानी जिसको मानना है मानो भाई, जिसको नहीं मानना है नहीं मानो, कोई दिक्कत नहीं। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुल वादक सूत्र से ली गई है। अशोक के जो धम्म की परिभाषा है किससे ली गई है? तो राहुल वादक सूत्र से ली गई है। अपने आप को नियंत्रण करना धर्म नीति यानी मूल सिद्धांत है। अपने आप को क्या करना है? नियंत्रित करना है। अशोक ने अपने दूसरे एवं 7वें स्तंभ में अष्टम लेखों में धम्म के गुणों यानी सत्यवादिता, पवित्रता, साधुता, मृदुता और दान, दया, कल्याण को बताया है। किसमें? तो 7वें शिलालेख में या फिर स्तंभ लेख में। अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। व्यक्ति को बड़े तथा छोटों तथा भिक्षुओं का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। स्वामी दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहें। अशोक बताते जा रहे हैं सभी को मित्रतापूर्वक ढंग से धर्म का पालन करना चाहिए। किसके द्वारा कहा गया है? अशोक द्वारा कहा गया है। चलिए इसी के साथ हम लोग का अशोक वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बहुत सारा मौर्य वंश में, मौर्य साम्राज्य में धार्मिक सुधार हुआ, कर व्यवस्था का सुधार हुआ, फिर आर्थिक समस्या थी, वहाँ के नीतिगत व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।